बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर मिस्टर ए रेजिडेंट हैं एंड मिस्टर बी इज़ नॉन रेजिडेंट, तो इन दोनों की टैक्सेबल इनकम में और टैक्स लायबिलिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। तो वही फ़र्क हम डिस्कस करें जिसे हम कहते हैं स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम या स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, अच्छा ना, ये एक प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रा पढ़ लें फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा ना, बात यह है कि अगर मिस्टर ए पाकिस्तान में रेजिडेंट है और लेट्स उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी है, ठीक है, तो रेजिडेंट होने की वजह से उन्हें अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करनी है और टैक्स पे करना है। अच्छा, जबकि उसके मुकाबले में अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो वो अपनी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करेगा और उसको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम डिस्क्लोज करना या टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यही लॉ जो है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में है, जैसा कि यूके में है, ठीक है, उन्होंने हमसे कॉपी किया हुआ है। तो अब यही लॉ वहाँ पर भी है। तो अब फ़र्ज़ करें अगर आप हैं मिस्टर ए, आपकी पाकिस्तान से भी इनकम आ रही है और आपकी यूके से भी इनकम आ रही है, और अगर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं और यूके में आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो बीइंग अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन यूके, आप यूके की इनकम पर तो वहाँ टैक्स पे करेंगे। और हमारा लॉ ये कह रहा है कि पाकिस्तान में आप पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स पे करें और यूके की इनकम पर टैक्स पे करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूके की इनकम डबल टैक्स हो जाएगी। ओके, तो क्या कोई इनकम इस तरह से डबल टैक्स होनी चाहिए? द आंसर इज नो। तो इसी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए सेक्शन नंबर 107 में ये पावर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो किसी भी कंट्री से एग्रीमेंट का साइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टैक्स ट्रीटी। तो जो टैक्स ट्रीटी है तकरीबन ये हमारे मोर देन 70 कंट्रीज़ के साथ ये साइन हो चुकी है। तो वो जो टैक्स ट्रीटीज़ हैं उनकी डिटेल्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारी टैक्स ट्रीटी साइन हो चुकी है तो डबल टैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि तो एग्रीमेंट है ही अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के लिए। तो फिर क्या होगा, 99% चांसेस ये हैं कि आप यूके की इनकम पर यूके में टैक्स पे करेंगे और पाकिस्तान की इनकम पर आप पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का टैक्स ट्रीटी निकाल करके चेक करना पड़ेगा। ये जो टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट्स हैं ये एफबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि उनकी डिटेल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम एक बेसिक आंसर आपको बता रहे हैं कि जहाँ भी क्वेश्चन में अगर टैक्स ट्रीटी का जिक्र आ जाए, इट मीन्स कि आप फॉरेन सोर्स इनकम को आप एग्जाम कर दें। ये अलग बात कि एग्ज़ाम में अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स ट्रीटी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज़ है, वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है, ओके, और वहाँ से आपकी इनकम आ रही है, तो अब तो वाकई में डबल टैक्स होगी। तो जहाँ पर फॉरेन सोर्स इनकम एग्जैक्टली डबल टैक्स हो कि आपने उस इनकम पर फॉरेन कंट्री में भी इनकम टैक्स पे किया है और पाकिस्तान में भी इनकम टैक्स आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको मिलता है एक रिबेट जिसे हम कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसका जिक्र आएगा चैप्टर नंबर 2 में। ओके, अच्छा ना, तो कंसेप्ट क्या बन गया कि अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं तो आप अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करें। देखिए, लॉ ये है कि फ़र्ज़ करें यूके से आपकी इनकम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से इनकम आ रही है, इन कंट्रीज से हमारा टैक्स ट्रीटी है, तो टैक्स ट्रीटी होने की वजह से आपको टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन बेसिक लॉ ये है कि आप उसे डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, अब चूँकि लोग उसे डिस्क्लोज भी नहीं करते, ओके, तो इसलिए अब बाकायदा अलग से सेक्शन बना दिए गए हैं कि फॉरेन सोर्स इनकम आपको डिस्क्लोज करने हैं। देखिए, बात है कि जो हमारे यहाँ होता है ना कि ऑफशोर कंपनीज हैं और ऑफशोर एसेट्स हैं, तो बात है कि साहब ऑफशोर कंपनीज बनाना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ऑफशोर एसेट्स इस्टेब्लिश करना बिल्कुल भी ज़रूरी, मतलब इलीगल नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेजिडेंट पर्सन होते हैं और वो उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ओके, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम को आप डिस्क्लोज करें।
ओके, और उसके बाद फिर आप ये कहें कि फ़लाँ कंट्री से हमारी इनकम आ रही है और उसके साथ हमारा टैक्स डी है, सो वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स ऑन दिस इनकम, ठीक है, ओके, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको डिस्क्लोज तो करना चाहिए। अच्छा देखिए, यही वजह है कि अगर मैं आपके साथ ज़रा एक एग्जांपल शेयर कर लूँ कि फ़र्ज़ करें मैं कमिश्नर हूँ और मेरे पास दो बैंक्स का केस है। एक है हबीब बैंक लिमिटेड। अच्छा, हबीब बैंक लिमिटेड चूँकि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है और उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान से बाहर भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, इसलिए वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। अच्छा, उसके मुकाबले में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसका 100% कंट्रोल पाकिस्तान में तो नहीं है, इसलिए वो कौन सा बैंक हुआ, नॉन रेजिडेंट बैंक। तो अब बात है कि साहब मैं क्या हबीब बैंक लिमिटेड से पूछ सकता हूँ कि उसकी यूके की ब्रांचेस में कितना प्रॉफिट हुआ है? यस, इसलिए कि बीइंग रेजिडेंट पर्सन उससे अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में शो करनी है, टैक्स नहीं पे करना, चूँकि यूके से हमारा टैक्स सिटी है। ओके, अच्छा, उसी के मुकाबले में क्या यही क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कर सकते हैं? ठीक है, द आंसर इज नो, इसलिए कि वो नॉन रेजिडेंट है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर अब ये जो हमने कंसेप्ट देखा कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करें और फिर टैक्स ड्यूटी बाद में देखेंगे। ओके, तो ये इसमें थोड़ा से कुछ इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए अब एक और कंसेप्ट बनाया गया और वो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को डिस्कस करें, हम ये बताते हैं कि टैक्स टीटी। अच्छा, टैक्स टीटी का जिक्र तो वैसे सेक्शन नंबर 107 में है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट उसमें क्या है कि देखिए, अगर आपके पास कोई है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ठीक है, तो इनमें और लोकल लॉज में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो लोकल लॉज अप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में IFRS वगैरह अप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर टैक्स टीटी में और लोकल लॉज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर लोकल लॉज अप्लीकेबल नहीं होते, उसमें टैक्स टीटी एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लॉ ये है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, उसके जितने शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या पाकिस्तानी हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, जब वो कंपनी डिविडेंड डिस्क्लोज करेगी तो 15% टैक्स डिडक्ट कर लेगी और वो उनके लिए होगा फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन फर्स्ट करें, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो टैक्स ट्रीटी साइन हुआ हो, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जापान है, ओके, तो मैं भी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जापान के साथ जो टैक्स ट्रीटी है, अगर उसमें लिखा हुआ ये है कि जापानीज नेशनल की डिविडेंड कम एग्जाम्प्ट होगी अगर वो पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो अब क्या होगा कि आपकी कंपनी है, जब वो डिविडेंड पे करेंगे तो जापानीज नेशनल जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके केस में टैक्स रिडक्शन सोर्स नहीं होगा, उनके इंटरेस्ट डिविडेंड कम एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि टैक्स सिटी विल प्रिवेल। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर एक और कंसेप्ट ये है कि टैक्स सिटी हम किस केस में देखेंगे। तो बात यह कि अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी आ रही है और फॉरेन सोर्स इनकम भी आ रही है, तो टैक्स सिटी हमारा साइन हुआ है उस फॉरेन कंट्री के साथ। तो अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो उस फॉरेन कंट्री का आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम से तो कोई ताल्लुक होता ही नहीं, ठीक है ना। तो हम आपके केस में क्या देखेंगे कि फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स ड्यूटी अप्लीकेबल है या नहीं है। तो 99% चांसेस क्या हैं कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट हो सकती है टैक्स ड्यूटी की वजह से, पाकिस्तान सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो बात है कि साहब नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम वैसे एग्जाम्प्ट है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट है बगैर किसी कंडीशन, बगैर किसी ग्राउंड के। तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स ड्यूटी चेक करेंगे, तो ये हो सकता है कि किसी नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी एग्जाम्प्ट हो जाए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ये देखना पड़ेगा कि टैक्स ड्यूटी में क्या लिखा है, उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो ये एक छोटा सा मसला है जिसको सॉल्व किया गया है। तो पहले आप मसला समझें कि वो क्या है। तो प्रॉब्लम हमारे ये होती है कि फ़र्ज़ करें अगर हमने चाइना से कोई मशीन इंपोर्ट की है, ठीक है, तो हम ये करते हैं कि साथ में किसी चाइनीज़ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर आकर के हमारी मशीनरी इंस्टॉल करे। ओके, तो फ़र्ज़ करें आप चाइनीज़ हैं,
ठीक है ना, ओके। अच्छा ना, तो अगर आप यहाँ पाकिस्तान आते हैं और लेट्स से आप यहाँ पे रुके 100 डेज, और 100 डेज में आपने मशीन इंस्टॉल की, उसके आपने पैसे लिए और आप वापस चाइना चले गए, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो 100 डेज के आपने पैसे यहाँ से लिए हैं, क्या उस पर आप पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे? द आंसर इज यस। इसलिए कि आप नॉन रेजिडेंट हैं और यहाँ जो आपने काम किया 100 डेज, वो है आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, और एक नॉन रेजिडेंट पर्सन अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए बहरहाल पाकिस्तान में टैक्सेबल है। ओके। अच्छा, अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मशीन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद हमने आपसे कहा कि काम करें, आप ज़रा और स्टे कर लें और साथ में ज़रा प्रोडक्शन को भी सुपरवाइज कर लें। आपने यहाँ स्टे कर लिया, और फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पर स्टे हो गया टोटल 183 डेज और मोर, तो आप क्या हो गए? रेजिडेंट। तो चाइनीज़ होने के बावजूद आप क्या हो जाते हैं यहाँ पर? रेजिडेंट पर्सन। ओके। तो अब ऐसे में क्योंकि आप रेजिडेंट पर्सन हैं, तो अब कमिश्नर क्या आपसे पूछ सकता है कि आपकी चाइना की इनकम बताइए आप? बिल्कुल पूछ सकता है वो, क्योंकि इससे पहले जो आपने स्लाइड देखी उसमें बेसिक कंसेप्ट यही है। ओके। लेकिन मसला क्या आता है कि अगर फर्स्ट करें मैं कमिश्नर हूँ, आप चाइनीज़ हैं, और मैं आपसे पूछूं कि चाइना में आपका घर था, अब तो आप यहाँ पर आ गए, तो उसका ज़रा रेंट एग्रीमेंट लेकर के आइए। चाइना में आपका बैंक अकाउंट होगा, उसके इंटरेस्ट इनकम ज़रा डिस्कस करें, एंड सो ऑन। तो ये बात थोड़ी सी ऑड है, इसलिए कि चाइनीज़ आए हमारे यहाँ मशीन इंस्टॉल करने के लिए, प्रोडक्शन सुपरवाइज करने के लिए, और फिर उसकी चाइना की इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट दिया शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का। अच्छा, कंसेप्ट क्या है? अगर आप दो कंडीशन, आप फॉरेनर हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, आप फॉरेनर हैं, अगर आप दो कंडीशन फुलफिल कर दें तो आप हो जाएंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के लिए पहले आपका रेजिडेंट होना लाजमी है। अगर आप 100 डेज यानी कि 120 डेज से कम होने की बेस पर अगर आप वैसे भी नॉन रेजिडेंट हैं, या 120 डेज से ज़्यादा हो, 183 से कम है और लास्ट 4 ईयर्स में वो मसला ना हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तब तो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम वैसे एग्जम्प्ट है। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन हो सकता है? जो पहले तो हो रेजिडेंट, फिर दो कंडीशन फुलफिल करे, तो आप हो जाएंगे क्या चीज़? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और फिर फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट होने के लिए एक और कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ज़रा आप इसको पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, कंसेप्ट ये है कि साहब वो दो कंडीशंस क्या हैं जिनकी बेसिस पर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बनेंगे। वो ये हैं कि आपका स्टे पाकिस्तान में होना चाहिए ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है वो ज़रा थोड़ा सा वाइड है, ठीक है ना, ओके, कि जिसमें जॉब भी आ जाएगी, और अगर मिसाल के बाद मशीन इंस्टॉल करने के लिए आए तो वो कंसेप्ट भी इसमें आ सकता है। तो एक तो कंसेप्ट क्या हुआ कि आपका पाकिस्तान में जो स्टे है, आप जो पाकिस्तान में रेजिडेंट हुए हैं ओनली बाय रीजन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। नंबर टू ये कि आपका जो एक्सपेक्टेड स्टे है वो होना चाहिए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दें तो आप हो जाएंगे क्या? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और फिर एक कंडीशन और है कि वो जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो आप पाकिस्तान में रिसीव ना करें, पाकिस्तान में आप उसे लेकर के ना आएँ। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल कर दें। 3 कंडीशंस क्या हैं? कि आपका स्टे होना चाहिए ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप पाकिस्तान में आपका एक्सपेक्टेड स्टे जो है वो है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अच्छा, इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, मिसाल के तौर पर आप चाइनीज़ हैं, पाकिस्तान आ गए, अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है 2 साल के लिए, ओके, तो आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल गुजरने के बाद तीसरे साल में 2 साल और एक्सटेंड कर दिए जाए, तो क्या अब आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे? ईयर 1 और ईयर 2 में यस, लेकिन ईयर 3 में आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ओके। तो आपकी 3 कंडीशंस क्या क्या हो गई
एक हो गया कि आपका एक्सपेक्टेड स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। एक है कि आपका स्टे होना चाहिए ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरे के साथ जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में आप रिसीव ना करें। तो इस पर कैफ लेवल में और सी फैप पर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि ये सेक्शन, अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फिर ये कंसेप्ट आपको ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि अच्छे खासे चाइनीज़ पाकिस्तान आए हैं और यहाँ उन्होंने अपनी बिजनेस एंटिटी इस्टेब्लिश की हैं। तो ब्रांच ऑफिस है या कोई इंपोर्ट करके डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो फिर शॉर्ट टर्म रेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में कहीं पर भी फॉरेनर का जिक्र तो नहीं है, या तो इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो बात है कि साहब, अगर आप एक कंडीशन देखें कि आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं ओनली बाय रीजन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तो ये कंसेप्ट अप्लीकेबल होता ही है फॉरेनर के ऊपर। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट हूँ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, आप तो पाकिस्तानी, आपको यहाँ आना नहीं है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चंस भी इस तरह के आते रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें एक कंसेप्ट और सुनिएगा। अगर जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहाँ फॉरेनर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है एक लंबे पीरियड के लिए, 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइनीज़ हैं, ओके, या आप कोरियन हैं, ओके, और आप पाकिस्तान आते हैं 10 साल के लिए, तो क्या आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होंगे? नो। तो अब चूंकि आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं हैं, तो क्या कमिश्नर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप अपनी फॉरेन सोर्स इनकम बताइए? अच्छा, लीगली स्पीकिंग क्वेश्चन बिल्कुल कर सकता है। ये अलग बात कि आज तक किसी ने क्वेश्चन किया नहीं होगा, आई एम श्योर, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेट्स का और जनरल पब्लिक का भी ये बड़ा ओपिनियन है इसमें, कन्फर्म किस्म का, कि फॉरेनर्स को तंग ना करो। अल्लाह ताला ने 22 करोड़ पाकिस्तानी क्यों पैदा किए? ठीक है ना, उनको तंग करना हमारा बेसिक राइट है। ये अलग बात कि फॉरेनर किसे कहते हैं, ठीक है ना, बहुत गोरा हो या बहुत काला हो, अगर कोई बंगाली है और वो पाकिस्तान आया है तो वो फॉरेनर तो होगा, लेकिन उसको तंग करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई अफगानी है, वो यहाँ पर आया है, तो वो फॉरेनर तो है, लेकिन उसको तंग करना हमारा बेसिक राइट है। ओके। अच्छा, इसके बाद अब एक और कंसेप्ट है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अच्छा, आपने देखा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तो अप्लीकेबल है फॉर फॉरेनर्स। अच्छा, अब जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ एक मसला क्या होता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये भी बेसिकली एक मसले का हल है। अच्छा, मसला क्या है? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं और कुछ साल आप पाकिस्तान से बाहर गुजार लें, तो जब आप वापस आएंगे तो आप तो पाकिस्तानी हैं, आपको तंग करना हमारा बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है। ओके। तो हम आपसे पूछेंगे कि आप बाहर से होकर के आ रहे हैं इतने लंबे से रह करके, तो बताइए हमारे लिए क्या लेकर के आए? ओके। तो बात है कि साहब, जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हैं उसमें सिर्फ एक कंडीशन है, वो आप फुलफिल कर दें तो आपकी 2 साल तक फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, वो ज़रा पढ़ें आप। ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन क्या है कि आप पाकिस्तानी हो, और दूसरा है कि साहब आप इस साल अगर आप रेजिडेंट होते हैं और लास्ट 4 ईयर्स एटलीस्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम हो जाएगी करंट ईयर में और 1 साल और। ओके। अच्छा, अब ये लास्ट 4 ईयर्स है, इसमें ऐसा नहीं कि आप कहीं पाकिस्तान ना आए हों। देखो ना, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर जाके जॉब करते हैं, ठीक है, क्या वो हर साल पाकिस्तान आते हैं? यस, हर साल आते हैं, लेकिन कितने अरसे के लिए? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए। ओके, फिर वापस चले गए। तो वो हर साल पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन किसी भी साल वो रेजिडेंट नहीं होते हैं। तो अगर इस साल वो आए, जॉब ख़त्म करके और रेजिडेंट हो गए, तो फिर वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ सुनिएगा एग्जाम पर्पज़ के लिए। देखिए, वो ये है कि अगर हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करें जुलाई से लेकर के और जून तक की, ओके,
तो अगर अब मैं बात करता हूँ टैक्स ईयर 2019, जून 19 ईयर एंड, ओके। तो अगर इस साल आप वापस आते हैं तो कब वापस आते हैं, ये बहुत अहम है, ठीक है। अच्छा, अगर आप वापस आते हैं 15 सितंबर 2018, तो जून 19 तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके हो गए 183 डेज और मोर। तो आप रेजिडेंट बने टैक्स ईयर 2019 में, और पिछले 4 साल 10 साल आप नॉन रेजिडेंट थे। तो अब 2 साल कौन से आपके एग्जाम्प्ट होंगे, 2019 एंड 2020। अच्छा, अब मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ। देखिए, फर्स्ट करें, आप पाकिस्तान वापस आए टैक्स ईयर 2019 में। देखिए, फर्स्ट करें, आप वापस आए 1 मई 2019, ठीक है, ओके। तो वापस तो आप आ गए, लेकिन 1 मई से लेकर अगर आप 30 जून तक काउंट करेंगे तो टैक्स ईयर 2019 में आप क्या हुए, आप तो नॉन रेजिडेंट हुए। तो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम तो वैसे ही एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि टैक्स ईयर 2020 में आप बनेंगे रेजिडेंट, और 20 में आप रिटर्निंग एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में आएंगे। तो फिर 2 साल आपके कौन से एग्जाम्प्ट होंगे, 2020 एंड 2021, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अब एक और कंसेप्ट ये है। अच्छा, एक काम कर देखिए, यहाँ तक मैं ज़रा इसको समराइज करता हूँ। हमारे पास हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज, ओके। इन पांचों हेड्स के लिए अगर हमें क्वेश्चन ड्रॉ करें, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है। तो वो 3 केसेस अब तक हमारे हमारे सामने आए हैं। एक है टैक्स ट्रीटी, दूसरा है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तीसरा है रिटर्निंग एक्सपेक्टेड। ये तीनों केसेस एक साथ अप्लीकेबल नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड आपके पास अप्लीकेबल है तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई 5 हेड्स की बात, लेकिन 5 हेड्स में से जो सैलरी है उस पर ये 3 ग्राउंड भी अप्लीकेबल हैं, और 2 पॉइंट्स उन्होंने और इसमें डाले हैं। सैलरी के लिए 2 पॉइंट्स और भी हैं। वो क्या हैं, वो हैं फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब जरा सुनिए, पहले मैं इसकी हेडिंग को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, बात है कि साहब वैसे तो आजकल हम किसी भी जगह बैठ करके किसी और कंट्री के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस जगह आप सर्विसेज रेंडर करेंगे वहाँ की इनकम कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप फिजिकली बाहर जा करके बाहर जॉब करते हैं तो वो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम होगी, और अगर आप फिजिकली पाकिस्तान में रह के काम करते हैं तो वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम कहलाती है, ओके। अच्छा, तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप हो रेजिडेंट और आप जॉब बाहर कर रहे हो। तो इसमें केस क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, टैक्स ईयर 2008, जो भी हम आर्टिफिशियल ईयर की बात कर लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे अप्रैल के एंड तक, और 1 मई को आपकी जॉब बाहर हो गई। तो 10 साल आप 10 महीने आप पाकिस्तान में रहे और 2 महीने आपकी जॉब बाहर थी। तो आप हैं तो रेजिडेंट, लेकिन कुछ अरसे के लिए आपकी फॉरेन सोर्स इनकम भी आ रही है, ओके। अच्छा, इससे किसी भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान से बाहर थे और आप पाकिस्तान वापस आते हैं अगस्त के एंड में, ठीक है। तो 10 महीने आपने यहाँ पर जो आपकी 2 महीने आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम भी आ रही है। और तीसरा केस हो सकता है कि जैसा कि हमारे यहाँ सी ए फर्म्स में होता है कि एक कोई टीम बनी और उसको बाहर भेज दिया गया 2-3 महीने के लिए, फिर वापस आ गई वो, ओके। तो उसकी वो हैं तो रेजिडेंट, लेकिन उनकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम भी पाकिस्तान में आ रही है, ओके। तो अब वो 3 ग्राउंड यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से, टैक्स ट्रीटी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एंड रिटर्निंग एक्सपेक्टेड। लेकिन 2 एडिशनल ग्राउंड और क्या हैं, उनमें से एक ये पढ़ें इसको आप जरा। देखिए, आपको पता है कि तकरीबन जितने भी कंट्रीज़ में इनकम टैक्स है वहाँ पर सैलरी पर एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है। पाकिस्तान में भी है कि आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा कि जब आपको सैलरी पे करेगा तो एक एस्टिमेटेड सैलरी इनकम पर फॉर द ईयर वो टैक्स वर्कआउट करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे और हर महीने आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होगा, और वो जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, FBR है, वहाँ पर जमा हो जाएगा।
तो फ़र्ज़ करें अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए 2 महीने के लिए और वहाँ आपने सैलरी पर टैक्स पे कर दिया, तो ये ग्राउंड ऐसा है जिसकी वजह से आपकी सैलरी इनकम पाकिस्तान में एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये ग्राउंड सिर्फ सैलरी के लिए है, बिजनेस इनकम के लिए नहीं है। अगर बिजनेस इनकम पर आपने बाहर टैक्स पे किया है तो इस ग्राउंड पर पाकिस्तान में वो एग्जाम नहीं होगी। हाँ, टैक्स सिटी हो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, रिटर्निंग एक्सपेक्टेड हो, वो अलग केस है। लेकिन इस ग्राउंड पर कोई और इनकम एग्जाम नहीं होगी सिवाय सैलरी की। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, अब एक और केस सुनिएगा। दुनिया में चंद ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ इनकम टैक्स नहीं है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई वगैरह है। वहाँ अब उन्होंने वैल्यू एडिशन टैक्स लगाया है, लेकिन इनकम टैक्स अभी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो फर्स्ट करें अगर आपकी जॉब है कुछ अरसे के लिए यूएई वगैरह में, वहाँ इनकम टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राउंड भी आप अप्लीकेबल आपके केस में नहीं होगा। अच्छा, टैक्स सिटी ना हो, आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं हैं, आप रिटर्निंग एक्सपेक्टेड नहीं हैं, ओके, आपके पास ये वाला केस नहीं है, तो आखिर में के चलें काम करें, एक और केस बनाते हैं। अगर उसमें आप आ रहे हैं तो एग्जाम्पशन क्लेम कर लें, और अगर इसमें भी आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में। इसको पढ़ें आप ज़रा। देखिए, ये केस क्या है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं और ईयर एंड तक आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। आप ईयर एंड तक आप पाकिस्तान से बाहर आएँ, तो आपको पता हमारे यहाँ कॉमन होता है कि अगर आपकी जॉब पाकिस्तान में है, लेट्स से अप्रैल के एंड तक, फर्स्ट में आपकी जॉब दुबई वगैरह में हो जाती है, तो क्या आप ईयर एंड से पहले पाकिस्तान वापस आ जाते हैं? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ओके, तो अब ऐसे में आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम इस ग्राउंड पर एग्जाम्प्ट होगी। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब है पाकिस्तान में अप्रैल के एंड तक, फर्स्ट में से आपकी जॉब हो गई दुबई में, तो आप ये ग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट करें, मैं केस बना रहा हूँ, जून के एंड में आपने वहाँ कोई ऐसी हरकत की कि उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने पी पिला के वहाँ पे शोर मचाया, तो वहाँ लॉ ये कि आप पी सकते हैं, शोर नहीं मचा सकते। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है, यहाँ पी भी सकते हैं, शोर भी मचा सकते हैं। ठीक है, चांद नज़र आए ईद का तो आप फायरिंग भी कर सकते हैं, कुछ बंदे भी मार सकते हैं। ओके, अच्छा ना, अब अगर हम देखें कि ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है, इसके लिए 5 ग्राउंड्स हो गए, तो हम एक काम करते हैं, एक ज़रा चार्ट बना लेते हैं कि 5 ग्राउंड्स समराइज़ करके और कौन सा ग्राउंड किस चीज़ के लिए अप्लीकेबल है। अच्छा, अब जो मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ वो आपकी बुक में नहीं है, तो आप ज़रा एक शीट अपने पास रखें और इसको ज़रा आप नोट कर लें, पहले समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए ना, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन इज एग्जेम्प्ट। ओके, अच्छा ना, इसके बाद ये है 5 ग्राउंड, टैक्स सिटी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री, और आखिर में क्या था, सिटीजन पाकिस्तान लीज पाकिस्तान रिमेंस देयर। अच्छा, अब ये 5 के 5 ग्राउंड्स एप्लीकेबल किसके लिए होंगे? अच्छा, ये 3 ग्राउंड शुरू के ये एप्लीकेबल हैं आपके 4 हेड्स के लिए सैलरी के अलावा, और ये 5 हेड्स एप्लीकेबल हैं सैलरी के लिए। ओके, तो अब तक हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, इस पर काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ चुके हैं कैफ लेवल, कैफ में भी और सी फैप में भी। ओके, तो एक काम करें, ये चार्ट आप ज़रा यहाँ इसको रोक करके और आप इसे कॉपी कर लें। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 1 के ऊपर, वो हम आपके साथ ज़रा शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।